हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन के बारे में पढ़ चुके थे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके चैप्टर 4 का वो है संधारित्र में संचित ऊर्जा, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो देखिए, पहले भी हम आवेश को ऊर्जा से संबंधित कर चुके थे। जब हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने देखा था कि किसी भी एक आवेश के विभव के अंदर जब हम दूसरे आवेश को लेकर के आते हैं अनंत से और उस आवेश के पास में उसे ला करके रखते हैं, तो इस पर किसी बाह्य कर्ता द्वारा कोई कार्य किया जाता है, वह इसमें एक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। या फिर यह विभव कार्य करेगा तो भी इसके अंदर ऊर्जा संचित हो जाएगी, लेकिन वह ऊर्जा ऋणात्मक होती है या फिर वह कार्य ऋणात्मक होता है। ऐसे ही जब हम संधारित्र की बात करते हैं तो संधारित्र को जब हम आवेशित करेंगे अर्थात उसे आवेश देंगे, तो इस कंडीशन में जैसे जैसे हम उस पर आवेश देते जाएंगे वैसे वैसे उसके अंदर विभव बढ़ेगा और हमें अगला जो आने वाला आवेश है वो उस विभव के विरुद्ध उसमें प्रवेश कराना होगा। इसके कारण उसके अंदर ऊर्जा बन जाती है। हमें उसके लिए बाह्य कार्य करना पड़ता है, तो उसी ऊर्जा की हम यहाँ पर गणना करने वाले हैं, या फिर हम उसी बाह्य कार्य की यहाँ गणना करने वाले हैं कि वह बाह्य कार्य कितना होगा और इस संधारित्र की ऊर्जा कितनी हो जाती है। तो देखिए, हमारे पास में एक संधारित्र है। अब हम जैसे ही इसे आवेशित करेंगे तो क्या होगा, यहां पर धनावेश आएगा और उतनी ही मात्रा में इधर ऋणावेश आएगा। तो यहां पर जो ये धनावेश आया है इसे हम ये मानते हैं कि यहां से आवेश इस ऋणात्मक पट्टिका पर जा रहा है। अब यह आवेश जब इस धनावेश पे या धनावेशित पट्टिका से इस ऋणावेशित पट्टिका पर जाएगा तो हमें यहां पर इस आवेश को इस धनात्मक पट्टिका से ऋणात्मक पट्टिका तक पहुंचाने के लिए हमें कोई ना कोई कार्य करना पड़ेगा और वही कार्य इस संधारित्र में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब जब हम इसको आवेशित कर रहे होते हैं तो यहाँ पर यह बाह्य कार्य कौन करता है? ऐसा तो नहीं है कि हमने यहाँ पर ये धनावेश दिया फिर इसको यहाँ से उठा रहे यहाँ पे पहुंचा रहे, हम तो पहुंचाने वाले हैं नहीं। तो कौन है जो इस आवेश को यहां से यहां तक पहुंचा रहा है? तो जो हम यहाँ पे बैटरी लगाते हैं, यहाँ बैटरी लगाते हैं हम, इधर पर उसका धनावेशित सिरा होता है, इधर उसका ऋण टर्मिनल होता है। तो यह जो बैटरी है, यह बैटरी इस काम को करेगी कि यहाँ पर जो आवेश आ रहा है उसे आगे ऋणात्मक पट्टिका पर पहुंचाएगी। तो यहाँ जो कार्य होगा वो बैटरी द्वारा होगा, लेकिन वो कितना होगा और इस संधारित्र की ऊर्जा कितनी हो जाएगी ये अब हम कैलकुलेट करते हैं। तो हम देखते हैं कि हमने इसको आवेश दिया और इसको आवेश दिया हमने कैपिटल Q और इस संधारित्र का विभव हो गया कितना, B। तो हमने देखा था कि किया गया कार्य W इज इक्वल टू विभव इनटू आवेश, ये होता है हमारे पास में फॉर्मूला। तो किया गया कार्य W इज इक्वल टू विभव, संधारित्र के लिए विभव, यदि संधारित्र की धारिता C है तो हमने धारिता के लिए फॉर्मूला पढ़ा था C इज इक्वल टू Q अपॉन B, और यहां से हम विभव का फॉर्मूला बनाते हैं तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C। और विभव का ये मान जब हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास में कार्य आ जाएगा। तो विभव की वैल्यू पुट करेंगे हम Q अपॉन C इंटू Q, तो W इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन C। इस तरह से हम कार्य की गणना कर सकते हैं और यही कार्य किसके बराबर होगा, ऊर्जा के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम आसानी से ऊर्जा की गणना कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम ऊर्जा की गणना करेंगे या फिर कार्य की गणना करेंगे तो इस तरह से डायरेक्टली नहीं करने वाला कि हमने विभव इनटू आवेश फॉर्मूला काम में लिया और विभव का मान रखा धारिता के पदों में और इस तरह से हमने कार्य या ऊर्जा की गणना कर ली। क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आवेश है Q वो एक साथ तो जाने वाला है नहीं। फॉर एग्जांपल इस पे कैपिटल Q मतलब 100 कूलम आवेश है, तो ऐसा तो है नहीं कि 100 कूलम आवेश उठाया और यहाँ पर ऋणात्मक पट्टिका पर रख दिया। वो धीरे धीरे जा रहा है, कंटिन्यूअसली यहाँ पर जा रहा है। पहले 1 कूलम गया, फिर 2 कूलम, फिर 3 कूलम। तो उसके लिए हम डायरेक्टली ऐसे पूरे Q को लेकर के मल्टीप्लाई करके कार्य की गणना नहीं करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि किसी टाइम t पर
ये जो संधारित्र आवेशित हो रहा है और हम आए बाहर से, हमने देखा कि यहाँ पर इस पर Q डैश आवेश आ चुका है और अभी बाद में और कितना आवेश और आएगा, बाद में इस पर इतना आवेश आएगा कि इसका टोटल आवेश कितना हो जाता है कैपिटल Q। फॉर एग्जांपल कि ये 100 आवेश अपने पास में रख सकता है, लेकिन जब हम बाहर से आए तो ये आवेशित हो रहा था और उस टाइम इसके ऊपर 25 कूलम आवेश पहुंचा था। अभी और 75 कूलम आवेश इस पर आना बाकी है। तो हम उस टाइम की बात कर रहे हैं जब हमने इसको देखा और हम उस टाइम देखते हैं कि इस पर Q डैश आवेश आ जाता है और Q डैश आवेश आ चुका है। तो यहां से जो आवेश यहां तक जा रहा है वो मान लीजिए dQ है, वो आवेश कितना है dQ। अब हम देखेंगे Q डैश आवेश के कारण जो विभव यहां बन चुका है पहले से, या जो विभव यहां पर उत्पन्न हो चुका है, वही विभव तो इस आवेश को यहां से यहां तक पहुंचने में रोकेगा। जो अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आवेश है इसके पास में मान लो 25 कूलम, तो अब ये थोड़े ही कहेंगे हम कि इसके ऊपर 100 कूलम आवेश है और उसके कारण जो विभव इसके ऊपर आया है वह पूरा विभव इस आवेश को यहां से जाने में रोक रहा है। नहीं, इतना आवेश आया है 25 कूलम, तो ये 25 कूलम जितना विभव यहाँ पर उत्पन्न कर रहा है वही विभव इस dQ का विरोध करेगा और वही होगा कार्य जो इस 25 कूलम का आवेश जो विभव बना रहा है वह विभव इस dQ आवेश पर करने वाला है। तो अब हम उसी कार्य की गणना करेंगे जो 25 कूलम आवेश के कारण उत्पन्न विभव द्वारा dQ आवेश पर किया जा रहा है। तो अब हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। माना किसी समय t पर यदि संधारित्र पर आवेश की मात्रा Q डैश है तथा dQ आवेश धनात्मक प्लेट से ऋणात्मक प्लेट की ओर विस्थापित हो रहा है, तो इस dQ आवेश को धनावेशित पट्टिका से या धनावेशित प्लेट से ऋणावेशित प्लेट तक पहुंचाने के लिए जो आपका यहां पर आवेश है Q डैश, उसके कारण उत्पन्न विभव के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। तो पहुंचाने के लिए Q डैश आवेश द्वारा उत्पन्न विभव, और इसको दे देते हैं हम B डैश, जो Q डैश आवेश ने उत्पन्न किया है विभव B डैश के विरुद्ध बाह्यकर्ता द्वारा कार्य करना पड़ेगा। और ये जो कार्य होगा dW डैश, ये कितना होगा, तो हम कार्य का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। कार्य होता है विभव इनटू आवेश। तो यहाँ पर विभव कितना है, क्योंकि यहाँ Q डैश आवेश आया है और Q डैश आवेश कितना विभव उत्पन्न कर रहा है B डैश, तो विभव तो हो गया B डैश इनटू इस B डैश आवेश के B डैश विभव के विरुद्ध हम कितने आवेश को लेकर के जा रहे हैं। तो हमारे पास में यहाँ वो आवेश है dQ जिसे हम लेकर के जा रहे हैं, लेकिन हमें केवल dQ आवेश को ही नहीं पहुंचाना है। हम स्टार्टिंग करते हैं कब, जब संधारित्र पर कितना आवेश है 0, और इसे कब तक आवेशित करेंगे, जब तक इस पर कितना आवेश ना हो जाए, कैपिटल Q आवेश ना हो जाए।
तो हम इस कार्य की गणना कब से और कब तक करेंगे, हम इस पर लिमिट लेंगे कि जो dq आवेश है, जो आवेश का मनपांस ले रहे हैं वो 0 से स्टार्ट होता है और कब तक चलता है, जब तक कि इसका आवेश कितना हो जाए, कैपिटल Q ना हो जाए। तो अब हम कुल कार्य की गणना करेंगे समाकलन के द्वारा। वो कैसे करेंगे, अब आवेश के लिए लिमिट 0 से कितनी लेनी है हमें, Q तक लेने पर, तो कुल कार्य W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करेंगे हम 0 से कैपिटल Q तक, किसका, dW का। तो कैपिटल W इज इक्वल टू 0 टू कैपिटल Q, और dW की जो वैल्यू है वो है हमारे पास में B डैश इंटू dQ, B डैश इंटू dQ। लेकिन अब हम यहां पर देख रहे हैं कि हम समाकलन कर रहे हैं आवेश अल्पांश के सापेक्ष, और जो यहां पर दूसरा पद है वो है विभव। तो क्या विभव आवेश के साथ में परिवर्तित हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। जैसे जैसे यहाँ पर आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे विभव में भी परिवर्तन होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि dq के सापेक्ष b डैश का समाकलन तो होना है, लेकिन कैसे करें हम, हमारे पास में जो फॉर्मूले होते हैं समाकलन के वो ऐसे होते हैं कि dq के सापेक्ष कर लें तो आवेश का ही समाकलन होना चाहिए, विभव का डायरेक्ट समाकलन हम नहीं कर सकते। तो हम विभव को कैसे भी करके आवेश के पदों में लेके आते हैं, और उसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि धारिता C इज इक्वल टू Q अपॉन B। तो यहां से हम विभव का सूत्र बनाते हैं, तो विभव आता है V इज इक्वल टू Q अपॉन C। लेकिन हमें B डैश की वैल्यू चाहिए, तो B डैश के लिए यहां V डैश इज इक्वल टू आवेश बटे धारिता। अब मान लेते हैं कि ये जो संधारित्र है इसकी धारिता कितनी है, C है, लेकिन जब तक इस पर B डैश विभव था तो B डैश विभव के टाइम इस पर आवेश कितना था, Q डैश। तो इस पर आवेश तो हो गया Q डैश अपॉन इसकी धारिता है C। तो इस तरह से हम विभव को आवेश के पदों में लिख सकते हैं और उसके बाद हम आसानी से समाकलन कर सकते हैं। अतः जो आपका कार्य होगा वो कैसे लिखा जाएगा, W इज इक्वल टू 0 टू कैपिटल Q, और B डैश की वैल्यू पुट करनी है हमें Q डैश अपॉन C इंटू dQ। अब इस संधारित्र की धारिता है जो कैपिटल C, ये है कांस्टेंट, एक नियतांक है, तो इसको तो हम बाहर निकाल के रख देते हैं और Q के सापेक्ष Q डैश का समाकलन किया जा सकता है। तो हम देखेंगे W इज इक्वल टू 1 अपॉन C तो बाहर, और हमें इंटीग्रेशन करना है Q डैश का किसके सापेक्ष, dQ के। और आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx क्या होता है, तो वो होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो जब हम x की पावर 1 मतलब यहाँ पर ये Q डैश है, पावर 1 तो होगी ही, लेकिन यहाँ पर जो ये सिंबल है ना इसको ऐसे नहीं पढ़ना है Q की पावर 1, ये Q डैश ले रहे हैं हम, है ना। तो जब हम x की पावर 1 का समाकलन करेंगे तो क्या होगा, x की पावर हो जाएगी 2, 1 प्लस 1, और नीचे भी 1 प्लस 1 मतलब 2, तो x स्क्वायर बटे 2 ये समाकलन होने वाला है। तो जब हम Q डैश का करेंगे तो Q डैश की पावर भी कितनी हो जाएगी, 2 अपॉन 2, और लिमिट पुट करनी है हमें 0 से कितनी, कैपिटल Q तक। तो देखते हैं W इज इक्वल टू 1 अपॉन C, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो Q डैश की जगह पुट करेंगे हम कैपिटल Q, कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे निम्न सीमा, निम्न सीमा है हमारे पास में 0, तो Q डैश की जगह पुट करेंगे हम 0 अपॉन 2, और यहाँ पे 0 का W इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 अपॉन C एसिड, और ये हो गया था 0, तो यहाँ पे रह गया इनटू Q स्क्वायर अपॉन 2, तो ये हो गया W इज इक्वल टू 1/2 इंटू Q स्क्वायर अपॉन C। ये हुआ कार्य, किसी आवेश Q को या फिर किसी संधारित्र को कैपिटल Q आवेश देने में किया गया कार्य, और यही कार्य इस संधारित्र की ऊर्जा के बराबर होने वाला है। तो ऊर्जा U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 1/2 इंटू Q स्क्वायर अपॉन C। ये हो गई संधारित्र में संचित ऊर्जा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हम न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं तो हमारे पास में संधारित्र के लिए विभव का मान पता होता है और धारिता C का मान पता होता है,
लेकिन आवेश का मान पता नहीं होता, तब उस टाइम उसकी ऊर्जा की गणना कैसे करें हम? तो उसके लिए फॉर्मूले को थोड़ा चेंज करना होगा। हमें पता है कि C इज इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन V। दैट इंप्लाइज यहां से हम Q की वैल्यू निकालें, Q इज इक्वल टू विभव है V, वो इधर आकर के मल्टीप्लाई हो गया तो C इंटू V, ये आ गई Q की वैल्यू। उठा करके इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो U इज इक्वल टू 1/2 इंटू Q की वैल्यू पुट करनी है हमें C इंटू V और इसका होल स्क्वायर एज इट अपॉन C। तो U इज इक्वल टू आ गया 1/2 इंटू CV स्क्वायर। ये आ गया आपका ऊर्जा धारिता और विभव के पदों में। कभी कभी धारिता का पता नहीं होता है, आवेश और विभव का ही पता होता है, तो उस टाइम हम इस धारिता को ऐसे Q अपॉन V लिख करके भी अलग फॉर्मूला और बना सकते हैं। तो इस तरह से इस फॉर्मूले के हम 3 फॉर्म देख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो आपका संधारित्र में संचित ऊर्जा के लिए टॉपिक था ये खत्म होता है। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप हमें कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।